हमने कभी नहीं कहा था कि 8 मार्च को आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। हमने कहा था 8 मार्च को हम लागू करेंगे, हमने कर दिया। सरकार सरकारी तंत्र से चलता है, ये नहीं कि मेरे पॉकेट में पैसा है मैंने निकाला और दे दिया। यानी कि जो सीवर के गाद हैं और सीवर की जो गंदगी है वो एसटीपी प्लांट पे नहीं जाके नाले होके यमुना में आ रही है। इस कारण यमुना मैली है। हाई कोर्ट में इनके एडवोकेट ने स्वीकार किया है कि मोहल्ला क्लिनिक इस लायक नहीं है कि कोविड पेशेंट की टेस्टिंग भी कर सके। फिर पार्टी ने मुझे एक मृत प्राय सीट से चुनाव लड़ाई जहां से कभी बीजेपी नहीं जीती। ये कम बड़ी बात है कि पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया, मैं जीत गया। फिर अगला क्वेश्चन हम यही पूछ लेते हैं, दिल्ली की सबसे बेहतर महिला मुख्यमंत्री कौन, सुषमा स्वराज या शीला दीक्षित? देखिए, सुषमा जी को के परफॉर्मेंस पे तो चर्चा करना बेमानी होगा। उनसे अच्छा और उनसे बढ़िया विजनरी लीडर तो हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नगर का सबसे बेहतर एमएलए कौन? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैं बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर रहा हूं कि लक्ष्मी नगर के लिए डॉक्टर वालिया एक बहुत अच्छे एमएलए थे। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ बड़ा सत्ता परिवर्तन। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने बनाई दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आज तमाम विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे लक्ष्मी नगर के जुझारू, कर्मठ, लोकप्रिय विधायक अभय वर्मा, जो दूसरी बार इसी सीट से विजय होकर आए हैं और दिल्ली प्रदेश में प्रमुख प्रवक्ता भी है और लगातार पूर्वांचल मोर्चा की ओर से अग्रसर रहते हैं। अभय जी, सबसे पहले आपका सौगन टीवी पर बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। बहुत बहुत बधाई, आप सेकंड टाइम जीत करके इस सीट पर आए हैं। धन्यवाद। जीत ये जनता की है। अभय जी, ये जीत आसान नहीं थी। आज हम तमाम बीजेपी के लीडर से बात करते हैं, तमाम नेताओं से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेहनत के साथ साथ और क्या रीजन रहे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 48 सीट आई और दिल्ली में जो सत्ताधारी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो 22 पर ही सिमट कर रह गई। क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें 2-3 कारण है। एक तो पिछले 10-11 साल का कुशासन, पीने के लिए साफ पानी नहीं, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं। दिल्ली दुनिया की पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई, सबसे अधिक पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई। यमुना मैया का बहुत ही बुरी स्थिति हो गई, अब तक की सबसे मैली यमुना है। तो एक तो ये कुशासन था। दूसरा, मोदी जी का लीडरशिप। जिस प्रकार से मोदी जी ने इस चुनाव को सामने से लिया और दिल्ली के विकास की बात की, यमुना मैया के सफाई की बात की, तो लोगों को ये फील हुआ कि 27 साल हो गए, एक बार भाजपा को भी साथ दे के देखना चाहिए। 3 टर्म कांग्रेस रही थी, 2 टर्म से ये थे, तो सबको लगा कि 15 साल कांग्रेस, 11-12 साल आम आदमी, तो एक बार बीजेपी। ये फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी लोगों में और इस अंडर करंट को आम आदमी पार्टी के लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो अपनी दादागिरी कर रहे थे, वो अपना जो झूठा कॉन्फिडेंस है वो दिखा रहे थे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने तय कर रखा था कि इस बार बीजेपी को लेके आना है। अभी जी, एक प्रचलन चल पड़ा है, मोदी जी की गारंटी का मतलब है पूरा होने की गारंटी। इस पर विपक्षी दल जो है तमाम सवालों निशान खड़े कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला वादा था महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये 8 मार्च तक पहुंच जाएंगे, पर वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुई है और नोटिफिकेशन में भी 20% महिलाओं को जो है फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि होली दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री देने के लिए कहा था, 4 दिन बाद होली है, तो उस पर क्या सिलेंडर मिलेगा? देखिए, मुझे विपक्ष के लोगों पे बहुत हंसी आती है। एक नहीं होता है सूप हंसे चलनी को, हमारे गांव में एक कहावत है, सूप जो होता है, सूप हंसे चलनी को जिसके 76 छेद खुद ही हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि तुम दूसरे पे जो उंगली उठा रहे हो, तुम्हारे अंदर ही इतनी कमियां हैं, उस पे तो बोल लो। देखिए, हम मोदी जी ने गारंटी दिया है
हमने कभी नहीं कहा था कि 8 मार्च को आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। हमने कहा था 8 मार्च को हम लागू करेंगे, हमने कर दिया। हमने स्पष्टता से लिखा था गरीब महिलाओं को फ़ायदा देंगे। हमारे परिधि में जो गरीब महिलाएं हैं, हमने ऑप्शन दिया है। ये कह रहे हैं 20%। अभी तो अप्लीकेशंस आएंगे, जो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है उस क्राइटेरिया में 20% आएंगे, 25% आएंगे, 30 आएंगे, 35 आएंगे, ये सब हवा में है। जब आएंगे तो हम आपके सामने फिगर लेके आएंगे। दूसरी बात कि हम इस 1 महीने में, कल 8 तारीख को 1 महीना पूरा हुआ जी। इस 1 महीने में हमने आयुष्मान भारत लागू किया, हमने यमुना की सफाई शुरू कर दी, हमने महिला सम्मान निधि की घोषणा कर दी। सरकार सरकारी तंत्र से चलता है, ये नहीं कि मेरे पॉकेट में पैसा है मैंने निकाला और दे दिया। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार बनाए, आज तक तो आप 1100 रुपया नहीं दे पाए वहाँ के महिलाओं को, तो क्या वो हम पे हंसेंगे? अभी तो हमारे 1 महीना हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग एक एक गारंटी को लागू करेंगे, सिलेंडर भी देंगे और महिला सम्मान निधि भी लागू करेंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए जो हमने स्कीम बताया वो भी करेंगे, और हम दिल्ली का कायाकल्प करेंगे। हम यमुना भी साफ़ करके देंगे। हम इनके तरफ बातें नहीं बनाते, और ये इनका उतावलापन है। ये अभी भी 1 महीना रिजल्ट आए हो गया, इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये हार गए हैं चुनाव। एक विपक्ष के भूमिका में आइए ना। आज भी मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सारे राज्यों की चिंता करनी है, दिल्ली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लगातार वो मीटिंग्स ले रहे हैं। यमुना सफाई का प्रक्रिया क्या है, कितना समय लगेगा, कब तक होगा, ये सारी चिंताएं मोदी जी कर रहे हैं। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये 11 साल में कुछ कर नहीं पाए, अब इनको सब कुछ होता दिख रहा है, इसलिए ये रो रहे हैं। अभी जी दिल्ली में यमुना साफ करने को लेकर के लगातार सियासत हमने देखी है, वहीं दूसरी ओर हमने कूड़ा लैंडफिल को भी देखा है, जो दिल्ली में 3 कूड़ा लैंडफिल तैयार होकर बैठे। इन दोनों पर बीजेपी क्या काम करेगी? क्योंकि अभी डबल इंजन सरकार है, तो सवाल पूछना जायज़ है कि दिल्ली में यमुना साफ को लेकर के, कूड़ेदान को साफ लेकर के कौन से कदम उठाए जाएंगे, क्या रोड मैप है? देखिए, सवाल ज़रूर पूछिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हम ये कह के आए हैं कि हम यमुना को साफ़ करेंगे, हम लैंडफिल साइट को उसको नीचे लेके आएंगे, इसलिए सवाल पूछना ही चाहिए और उत्तर देने के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं। अभी 30 दिन हुए हैं, 30 दिन में हमारी मुख्यमंत्री महोदया यमुना घाट पे जाके आरती की। पहला दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसी दिन जाके आरती की, यानी कि इंटेंशन बहुत क्लियर है। नंबर 2, उसके अगले दिन से आपने देखा कि यमुना की सफाई के लिए बहुत सारे यंत्र और मशीन वगैरह नदी में आए हैं। हमारे जो जल मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी स्वयं पूरे यमुना का दौरा किए हैं, वो भी आप लोगों ने छापा है। हम अभी योजना बना रहे हैं, जिसमें आपने पूछा ना कि आपकी कार्य योजना क्या है। क्या कारण है कि भजनपुरा के पास जो हमारा एक स्टॉपल है, वहाँ यमुना का पानी साफ़ है, और सरिता विहार के बाद भी यमुना का पानी साफ़ है, और वो जो सोनिया विहार है वहाँ से लेके सरिता विहार के बीच में यमुना बहुत मैली है। अभी 30 दिन में जो हमने कारण पता लगाया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गंदे नाले यमुना में गिरते हैं। नाले का मीनिंग सरकार ने समझा रखा है कि इसमें बारिश का पानी आता है, तो वो यमुना में गिरना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि उस नाले को जब तहकीकात किया गया उद्गम से, जहाँ से नाला शुरू है, तो ये जानकारी में आया कि कई सीवर लाइनें उस नाले में जोड़ा हुआ है। यानी कि जो सीवर के गाद हैं और सीवर की जो गंदगी है वो एसटीपी प्लांट पे नहीं जाके नाले होके यमुना में आ रही है। इस कारण यमुना मैली है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया। दिल्ली के ये जो सीवर कनेक्शंस नाले में हैं उनको ठीक करना होगा। जितने सीवर के आउटफॉल है
उसके हिसाब से एसटीपी बिठाना होगा, क्योंकि वो तो मलबा कहीं जाएगा। जैसे ही हम लोग ये 2 काम करने में सफल होंगे, यानी कि नाला में सिर्फ बाथरूम का पानी और बारिश का पानी आए, ये अभियान जब हमारा सफल होगा, यमुना साफ होते दिखेगा। अब इसके लिए फंड्स चाहिए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए। अभी पीछे मैंने मेरा अपना एक इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा विधानसभा यमुना के किनारे है, तो मैं चाहता हूं कि यमुना मैया जल्दी से जल्दी साफ़ हो और सबसे पहला लाभ हम लोग को मिलेगा। तो मैंने कुछ विशेषज्ञों से बात की थी। उन्होंने कहा कि जब आप एसटीपी प्लांट बिठाएंगे और ये आप ट्रीट करना शुरू करेंगे, तो फिर यमुना में वो गंदगी जाना बंद हो जाएगा। और जब गंदगी जाना बंद होगा तो कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे उसको पुरानी वाली स्थिति आने में। तो अभी हमारे मंत्री जी ने बयान दिया था कि 3 साल रुकिए, 3 साल के अंदर हम इसको करेंगे। तो मुझे लगता है एक रोड मैप तैयार हो रहा है। आने वाले 100 दिनों में आपको रोड मैप दिखेगा कि हम कैसे यमुना को साफ कर रहे हैं। क्रूज भी चलेगी? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी रैली में कहा था कि हम इसको यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे, साबरमती के तर्ज पे बनाएंगे। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये रिवर फ्रंट भी बनेगा, स्टीमर भी चलेगा, क्रूज भी चलेगा, और लोग यमुना मैया के गोद में जाके सैर सपाटे भी करेंगे। अभी जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, हमने देखा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक एक बड़ा जो है आम आदमी पार्टी का रॉयल मॉडल वो बताते हैं कि था, और दूसरा था सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूलों में और मोहल्ला क्लिनिक में, क्योंकि उनमें कहा भी जा रहा है कि अभी अतिशी ने, हमने देखा बयान भी दिया था, जो नेता विपक्ष है उन्होंने कहा था कि बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को ख़त्म करने जा रही है। तो आप जनता को बता दीजिए कि आगे सरकारी स्कूलों का और मोहल्ला क्लिनिक का कैसे विकास हो। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ढोल पीटा। उन्होंने हाउस में यहाँ तक कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जब पोल पट्टी खुली तो वो 2-2.5 साल अंदर रहे जेल में। तो एक करप्ट आदमी, एक ठग आदमी, एक बेईमान आदमी को वो भारत रत्न दिलवा रहे थे। तो या तो उनको जानकारी नहीं था सत्येंद्र जैन जी के बारे में, या वो भी शामिल थे। जानकारी नहीं था तो वो उनकी विफलता बतलाती है कि वो कैसे मुख्यमंत्री थे, कि उनका स्वास्थ्य मंत्री 2.5 साल जेल में रहा और वो यही नहीं समझ पाए कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री कैसा है। और अगर जानकारी था तो ये चोर चोर मौसेरा भाई। मैं कुल मिला के ये मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सिर्फ थोड़ा सा मैं इशारा करता हूँ, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक पे कैग की रिपोर्ट आनी है, और जब रिपोर्ट आएगी तो मैं सारा विषय हाउस में रखूँगा। मोहल्ला क्लिनिक से बड़ा लूट का केंद्र कोई हो ही नहीं सकता, ये आप बता रहे। मैं कह रहा हूँ और साबित करूँगा। मोहल्ला क्लिनिक में था क्या? देखिए, हमारे देश में एक कोविड नाम की आपदा आई और पूरा दुनिया परेशान था। हम कह रहे थे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है। लेकिन क्या हुआ मोहल्ला क्लिनिक का? कोविड के समय आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, आप मरीज को देख नहीं सकते। कौन सा मॉडल है ये? आप रिकॉर्ड पे है ये चीज़। हाई कोर्ट में इनके एडवोकेट ने स्वीकार किया है कि मोहल्ला क्लिनिक इस लायक नहीं है कि कोविड पेशेंट की टेस्टिंग भी कर सके। तो क्या है हेल्थ मॉडल? ये लूट का केंद्र था। कैसे था? इन्होंने अपने लोगों को किराए पे, अपने लोगों के जगह को आनन फानन दाम पे, बड़े कीमत पे किराया देकर लिया। उन्हें अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए सरकार का पैसा रेंट के रूप में निकला और उनके घर को लिया। फिर क्या था? एक डॉक्टर, एक केमिस्ट और एक हेल्पर इन्होंने अपॉइंट किए। वो परमानेंट नहीं थे, कोई दिल्ली सरकार का व्यक्ति नहीं था, उसको उन्होंने एडहॉक पे रखा। अच्छा।
और साथ में ये कह दिया कि हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे, तुम जितना पेशेंट दोगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके तुम्हें हम इतने रुपया देंगे, और एक अपर साइड फिक्स कर दिया कि आप मिनिमम 75 पेशेंट देखोगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा। फार्मासिस्ट को कह दिया आप 75 पेशेंट को दवा दोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, और हेल्पर को भी वैसे ही कह दिया। तो अब एक प्राइवेट आदमी उस मोहल्ला क्लिनिक में बैठा है तो उसका टारगेट रहता था कि 75 हम कैसे पूरा करें। तो वो कैसे पूरा करता था, आज कोई आया बोला मेरे सर में दर्द है, तो उसका आधार नंबर लिया, फ़ोन नंबर लिया और उसको 2 दवा लिख दिया। अगले दिन वो आया दवा लेने, फिर उसकी एंट्री हो गई। उसके अगले दिन आया ये बताने कि भाई साहब मैं ठीक हूँ अब चेक कर लो, फिर एंट्री हो गई। ऐसे कर कर के इन्होंने 75 पेशेंट रोज़ पूरा करते थे। ये तो घपला है, बहुत बड़ा घपला है। आने दीजिए CAG रिपोर्ट, फिर बात करेंगे। अभी जी मैं आपकी बात करने के पहले एक रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च में मुझे पता चला कि देश की राजधानी दिल्ली राजनीति के लिहाज से पूर्वांचलियों का गढ़ है, क्योंकि 2/3 बहुमत जो है वो सीधे तौर पर पूर्वांचलियों का रहता है। 1998 से 2013 तक शीला दीक्षित के पास पूर्वांचलियों का दबदबा था, उसके बाद हमने देखा केजरीवाल के पास था, और अब जो है बीजेपी की ओर जो है पूर्वांचलियों का हमें अग्रसर होते हुए नज़ारा देखने को मिला। आखिर आप इतने बड़े नेता है पूर्वांचली मोर्चा के, लगातार दिल्ली प्रदेश में आप प्रमुख प्रवक्ता है, अपनी बातें भी रखते रहते हैं, सेकंड टाइम आप MLA हैं, आपको मिनिस्टर या CM क्यों नहीं बनाया गया? देखिए सवाल तो पूछा जाएगा और आपको जवाब देना भी होगा। आपको MLA ही क्यों रहने दे, MLA के साथ मिनिस्टर या CM क्यों नहीं बनाया गया? अभय जी ये जानना चाहते हैं। देखिए ये सबसे आजकल हॉट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पूछने वालों पे एक प्रश्न चिन्ह है। क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की? संगठन ने जो तय कर दिया उसको मानना है। हम अब आइए थोड़ा सा, हम थे क्या और आज हैं क्या, ये भी प्रश्न जानना चाहिए, उत्तर जानना चाहिए। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता थे। हमें पार्टी ने प्रदेश का 4 बार उपाध्यक्ष बनाया, पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। आज पिछले 2 टर्म से मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, यानी कि पिछले 7 अध्यक्षों के साथ मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। ये कम है क्या? फिर पार्टी ने मुझे एक मृत प्राय सीट से चुनाव लड़ाई, जहाँ से कभी बीजेपी नहीं जीती। ये कम बड़ी बात है कि पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया, मैं जीत गया। दूसरी बार भी लोग यही कह रहे थे बहुत टफ है, बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, फिर मैं जीत गया। तो मुझे लगता है कि मुझे पार्टी ने बहुत दिया है, और चाहने की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य हूँ, चाहत है, लेकिन अगर आप ये प्रश्न करते हैं कि आप क्यों नहीं हैं, तो आप ये भी उत्तर जानिए कि हम थे क्या। बिल्कुल। तो पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यही मेरे लिए बहुत। आप भावुक भी हो गए और लाजमी भी है, क्योंकि आपने सही कहा, एक सामान्य कार्यकर्ता से आज आपने विधायक तक का जो है सफ़र तय किया। अभी जी हमने देखा आप राजनीति से पहले एक वकील भी रहे हैं, पेशे से आप वकील हैं, और ऐसे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा एज अ लॉयर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अभी हमने देखा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अयोध्या मथुरा के बाद, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। तो इस पर सवालों निशान खड़े हो रहे हैं कि मथुरा का केस क्या है? क्या मथुरा भी आप समझ ले हिंदुत्व की भाई हमारा हो जाएगा, जैसे राम मंदिर बना ऐसे मथुरा का भी केस सोल्व हो जाएगा? देखिए ये योगी आदित्यनाथ जी ने अब नहीं कहा है। मैं आपको लगभग 30-40 साल पहले 84 या 85 में एक मीटिंग हुई थी विश्व हिंदू परिषद की, और वहाँ उन्होंने ये कहा था कि देश के 3 जो हिंदुत्व से जुड़े हुए जगह हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थल ये है, काशी शिव का अपना घर है, शिव वहाँ भगवान शिव वास करते हैं, और मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मस्थल ये है।
तो उसी समय ये क्लियर किया गया था कि इन तीनों स्थान पे जो विवाद है वो कानून के माध्यम से या आपसी सहमति से हम सॉल्व करेंगे। और कानून अपना काम कर रहा है। कानून ने निर्णय दिया, कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि के स्थान पे रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। हमने बनाया। काशी और मथुरा में भी कानून देख रहा है इस सारे मामले को। कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो हम सब मानेंगे। भावना इतना है कि वो हमारे आस्था का प्रतीक है। अगर भगवान कृष्ण जहाँ जन्म लिए हैं तो उस जगह पे एक भव्य मंदिर उनका बनना चाहिए। इसके समर्थक हम भी हैं। और पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अपने अधिवेशन में स्वीकार किया था कि हम इन तीनों स्थान पे जो विश्व हिंदू परिषद कानूनी लड़ाई लड़ रहा है उसमें हम उनको सहायता करेंगे। वो सहायता आज भी हम कर रहे हैं। तो मेरा इसमें कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने वही बात कहा है जो 1984-85 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा था। योगी आदित्यनाथ जी ने वही बात कहा है जो पालमपुर के अधिवेशन में आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने कहा था। तो ये निरंतर चलता रहेगा। लेकिन हम अनैतिक या कानून का उल्लंघन करके कुछ नहीं करने वाले। कोर्ट से जो निर्णय आएगा उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। अभी जी, अगला सवाल यही है, क्या भाजपा हिंदू राष्ट्र की मांग करती है, उसका समर्थन करती है? क्योंकि लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। देखिए, ये भी बहुत विवादित प्रश्न है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। अगर हमारे संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो हम संविधान तो बदल नहीं रहे। लेकिन हिंदुत्व लीड करेगा, यानी वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व का एक ही मतलब है, वे ऑफ लाइफ, जो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन किया हुआ। सब समान है, कोई अलग नहीं है। पूजा पद्धति सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देश एक है। हम राष्ट्र के पुजारी हैं और हम रहेंगे। हमारा देश वो देश है जिसके मुकुट पे हिमालय है, जिसके चरणों को समुद्र का पानी पखारती है। तो ये वो एक भूमि मात्र नहीं है, ये भारत माता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन इस शब्दों को मिक्स मत कीजिए। ठीक है। दिल्ली में हम देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार बनी है, दोबारा विधानसभा पे अगर हम आए तो केजरीवाल को लेकर के बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में कहा भी जा रहा है बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा कि केजरीवाल को अब दोबारा जेल होगी। तो उसके पीछे क्या कारण? देखिए, जो अभी 2 रिपोर्ट आए हैं सीएजी के, एक हेल्थ पे आया है और एक आया है लीकर पॉलिसी पे। दोनों में स्पष्टता से हेराफेरी दिख रहा है। कैग रिपोर्ट में कभी भी भ्रष्टाचार की बात कैग रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन अनियमितता की बात करता है। और आपको मैं बताऊं, लीकर पॉलिसी में तो ज़बरदस्त अनियमितता है। कैग ने स्वयं माना है कि नई लीकर पॉलिसी लागू करने, ठीक तरीके से लागू नहीं करने के कारण सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कैग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मेरा कैलकुलेशन कुछ और है। मैं कहता हूँ कि 12 करोड़ लीटर दारू बेच के अगर सरकार 5455 करोड़ रुपया कमा रही है, मतलब लगभग 5000 करोड़ रुपया, मान लीजिए 5000 करोड़ कमा रही है, तो 22 करोड़ लीटर दारू बेच के कितना कमाना चाहिए? क्या 5500? तो कहीं ना कहीं हेराफेरी है। अगर आप लेमैन की तरह सोचिए, 12 करोड़ लीटर दारू आप बेचते हैं पुराने पॉलिसी से, तो आपको लगभग 5000 करोड़ रुपए की कमाई होती है, रेवेन्यू। उसी नई लीकर पॉलिसी में उतने ही पीरियड में आप 22 करोड़ लीटर दारू बेचते हैं तो भी आप 5400-5500 करोड़ ही कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत भारी चूना सरकारी खजाना में लगा है। जांच होनी चाहिए और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो
कानून तो यही कहता है कि जहाँ गड़बड़ है वहाँ सज़ा होना चाहिए। तो मेरा अब आइए स्वास्थ्य मॉडल पे, स्वास्थ्य मॉडल का डंका पीटते रहे। अब कैग कह रहा है कि इनका जो दवा खरीदने वाली जो एक एजेंसी है वो जो एक सिस्टम से खरीदा जाता है, टेंडर किया जाता है, वो मात्र 28% दवा खरीद रही थी और हॉस्पिटल को खुली छूट दे दी गई कि तुम बाकी जो दवा बचा है या जो भी वो उपकरण है वो सब तुम खरीद लो अपने लेवल पे। यानी भ्रष्टाचार। जब आप सेंट्रल परचेज एजेंसी के थ्रू आप नहीं खरीद रहे और हॉस्पिटल को डायरेक्ट आप कह रहे हो खरीद लो, तो कितना भयंकर भ्रष्टाचार हुआ होगा। कौन देख रहा था इस चीज़ को? कहीं ना कहीं ये सरकार मिली हुई थी। और उसी कैग रिपोर्ट में एक और बड़ी बात आई है, जो दवा फर्म टेंटेड थी, रेस्ट्रिकेटेड थी, ब्लैक लिस्टेड थी, उससे क्यों खरीद रहे हो दवा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिर बचोगे कैसे? इसलिए लोग कह रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा। और मैं भी कह रहा हूं कि अगर सच्चाई से जांच होगा तो जाना ही पड़ेगा। तो यानी जो कानूनी रूप से कार्रवाई होगी उस पर एक्शन उन पर होगा। लेकिन बीजेपी के एक्शन की अगर बात की जाए तो अब तो दिल्ली में डबल इंजन सरकार है और रोहिंग्या बांग्लादेशी को लेकर के तमाम सवालों निशान पूछे जाते हैं, खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं जो फर्जी वोटर्स है उनकी भी एक बड़ी मांग की जाती है कि आखिर उन पर एक्शन क्यों नहीं होता। तो बीजेपी क्या अब ऐसे मुद्दों पर एक्शन उठाएगी? देखिए, मेरे को तो लगता है फर्जी वोटर पे तो चुनाव आयोग ने कदम उठा लिया है। कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अगले 3 महीने में वो यूनिक आईडी एक इशू करेंगे। तो यूनिक आईडी जब इशू होगा तो जितने भी फर्जीवाड़ा है वो सब बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। आज या कल के अखबार में ये भी मैंने पढ़ा कि फर्जी वोटर को बाहर करना है तो आधार से लिंक करना होगा। आधार से लिंक हो जाएगा तो सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब चीज़ों का आंसर मिलेगा। और जहाँ तक बांग्लादेश और रोहिंग्या का मैटर है तो मैंने तो अपने विधानसभा से सारा यमुना खादर खाली करा लिया। पहले मैंने असिता ईस्ट बनाया, वहाँ से सारे भागे। फिर CWG के पीछे वो कुछ लोग बस गए थे जाके, वो भी खाली करा के अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क। बुलडोजर बाबा बन गए, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पर। नहीं, बुलडोजर बाबा मैं नहीं हूँ। मैं इल्लीगल ऑक्यूपेंट को हटा रहा हूँ और मैं हटा दिया। मेरे क्षेत्र में अब कोई नहीं है। या बड़ा हाँ, ये 5 साल में मैंने बहुत बड़ा काम किया और मेरे को उसका फ़ायदा भी मिला कि पहले यहाँ 2.25 लाख वोटर होते थे, अब 2,07,000 रह गए हैं। यानी कि बहुत बड़ा एक चंक जो कि प्योर नकली लोग थे उनको हमने हटा दिया और वो परिणाम में भी दिख रहा है। 11,500 से जीत का एक बहुत बड़ा कारण वो यमुना खादर का शिफ्टिंग है। अभी जी जो आपके विपक्षी दोस्त कह लो, जो भी कह लो, वो एक बड़ा सवाल इस समय पूछ रहे हो और वो है दिल्ली में फैलता क्राइम। वो कह रहे जब कल तक बीजेपी सत्ता में थी तब तक वो आम आदमी पार्टी पर उंगली उठाती कि दिल्ली में क्राइम बहुत फैल रहा है। अब तो डबल इंजन सरकार है तो दिल्ली में क्राइम पर रोक लगेगी? 100% लगेगी। और अभी लगभग 15-20 दिन पहले एक सर्वे आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, जिसमें उन्होंने माना था कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल से इस साल में काफ़ी इम्प्रूव किया, क्राइम कम हुआ है। तो मेरे को लगता है और होगा कम। और देखिए मज़ेदार बात, CM साहब जो पिछले वाले थे केजरीवाल जी, वो हमेशा दोष लगाने की राजनीति करते थे और दोष लगाने से तो समस्या का निदान नहीं होगा। अब जो नई मुख्यमंत्री आई है, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, कितना अच्छा लगा कि रेखा गुप्ता जी, अमित शाह जी और पुलिस कमिश्नर की एक कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय हुआ कि मकान जो बनते हैं वहाँ पुलिस वाला नहीं जाएगा। बहुत बड़ी निजात मुझे लगता तो है। आप देखिए ना, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। मैं CM हूँ, प्राइम मिनिस्टर का सपना देखूँ और इस कारण मैं प्राइम मिनिस्टर से लड़ूँ, होम मिनिस्टर से लड़ूँ, केंद्र से लड़ूँ, कोर्ट में ले जाऊँ, तो क्या समस्या का समाधान हो सकता था? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी केजरीवाल जी मिस कर दिए। आज 10 साल वो
कॉन्फिडेंस में लेके चलते हैं। दलीय राजनीति कीजिए आप, कभी नहीं रोकेंगे। शीला जी जब थी चीफ मिनिस्टर और वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो मिलके काम करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि पहला मेट्रो लेके आए मदन लाल खुराना जी, स्टार्ट हुआ शीला जी के टाइम पे, तो वाजपेयी जी भी थे, शीला जी भी थी। तो क्या है, ये दोष लगाने की राजनीति जो है ना, दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। अगर 10 साल में देश का विकास हुआ तो दिल्ली का क्यों नहीं हुआ? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब केजरीवाल जी दे नहीं पाएंगे, और आज बंद कमरे में यही सोचते होंगे हमने बड़ी गलती करी। प्रधानमंत्री बनने का सपना मुझे नहीं देखना चाहिए था, दिल्ली की जनता के सेवा में लगना चाहिए था। के ध्यान केंद्र में अभी वही ध्यान कर रहे होंगे। कहानी सुनाने वाले कहानी बन गए। आप देखो ना, जनता इस लायक भी नहीं छोड़ी कि विधानसभा में वो आके बैठ सके। हम बार बार, आप हमारे रिकॉर्ड को निकालिए पिछले 5 साल का, बार बार हम ये कहते थे कि ये हाउस दिल्ली के लोगों के लिए है, दिल्ली के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे चर्चा कराओ। वो करते थे ईडी पे, वो करते थे सीबीआई पे, वो करते थे मणिपुर, जहाँ जिसका कोई उस विधानसभा का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं था, लेकिन आप किए जा रहे हैं। दे दिया ना जनता ने सजा। हम लोग सेवक हैं, काम करेंगे। आप लोग सेवक हैं और काम करेंगे, ये हम आशा रखते हैं। एक बड़ा सवाल महिला सीएम को लेकर हम पूछ लेते हैं। बीजेपी के 48 हमने देखा विधायक चुनकर आए हैं, आखिर क्या कारण रहा रेखा गुप्ता को इस बार सीएम बनाया गया? और अगर हम दिल्ली की पिछली 2 महिलाओं को भी देखें, शीला दीक्षित और अतिशी मारलेना, इन तीनों में आप किस तरीके का अंतर देखते हैं अभी जी? देखिए, रेखा जी का सिलेक्शन बेस्ट सिलेक्शन है। मैं उनके साथ कॉलेज के टाइम से काम कर रहा हूँ। वो उड़ के नहीं आई है, बस आ गई और उनको बना दिया। नहीं, कॉलेज की राजनीति में रही हैं, यूनिवर्सिटी की राजनीति में रही हैं, और यूनिवर्सिटी की राजनीति एक बार नहीं 2 बार चुनाव जीती है। डूसू की अध्यक्ष रही है, फिर महिला मोर्चा में काम किया, जिला की अध्यक्ष रही हैं, फिर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, फिर प्रदेश मेन टीम की महामंत्री रही हैं, फिर महिला मोर्चा राष्ट्रीय टीम की उपाध्यक्षा रही हैं। तो एक तपा तपाया कार्यकर्ता अगर निकल के बाहर आता है तो इससे सुंदर बात नहीं हो सकता। और रेखा जी दिल्ली से जुड़ी हुई महिला हैं। रेखा जी जब छात्र जीवन से राजनीति करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं तो दिल्ली के एक एक समस्या को बारीकी से जानती हैं। आप देखिएगा ना, अभी चलने दीजिए, देखिएगा आप, परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा। ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जो कहीं से आया और बन गया। केयर टेकर नहीं बनाया है। आतिशी जी को बनाते वक्त ये कहा गया था कि ये जो जेल और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए इनको 3-4 महीने के लिए बनाया जा रहा है। वो काम नहीं हुआ है। खुद केजरीवाल ने कहा था कि बस, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने हराया कि महिलाओं का इतना अपमान, ये महिला का अपमान करने वाला विषय है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक अच्छा सिलेक्शन हुआ है और इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आप संगठन के इसलिए सवाल लाजमी था। हम जब आपसे बात करने आ रहे थे तो हमने क्षेत्र के तमाम लोगों से पहले बात की और उनसे जाना कि आपकी कार्यशैली कैसी है, और हमें जानकर अच्छा लगा कि आप एक साफ छवि के नेता है, लगातार अपने कामों को लेकर सक्रिय रहते हैं। दोबारा इस क्षेत्र के लोगों ने जब आपको जिताया है अभय जी, तो लक्ष्मी नगर में क्या आश्वासन देना चाहेंगे? अगले 5 साल कैसे रहेंगे? देखिए, मैंने 16 संकल्प लिए हैं। 16 संकल्प? हाँ, मैं ये चुनाव रीजन और विज़न के साथ लड़ा। मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा ऑपोजिशन न चुनाव लड़ने का रीज़न बता पा रहा था, ना अपना फ्यूचर विज़न बता पा रहा था। मैंने स्पष्टता से अपने 16 संकल्प लिख के लोगों को दिया हूँ, और आपको जान के आश्चर्य होगा, पहला संकल्प पूरा हो गया। मैंने अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन करा दिया, जनता के लिए खोल दिया। पिछले 5 साल हमने उसको बनाने में लगाया, 4 साल 2022 से शुरू हुआ था बनना, तो 3 साल बनाने में लगा, और चौथे साल हमने जीतते ही एलजी साहब से बातचीत करके एलजी साहब के हाथ से उद्घाटन करा के खोल दिया। ठीक है।
दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ ट्रैफिक कंजेशन। विकास मार्ग पे रेंगती है व्हीकल, तो मैंने उनसे कहा था कि ये ट्रैफिक कंजेशन को समाप्त करूँगा। वो भी काम शुरू हो गया है। आप जाएंगे विकास मार्ग पे तो यू टर्न की व्यवस्था बन रही है, सारे रेड लाइट समाप्त होंगे। तो वो दूसरा भी संकल्प पे काम जोड़ों पे है, जल्द ही पूरा करेंगे। ऐसे ही मल्टी लेवल पार्किंग बनाना है, जगह देखा हुआ है, सर्वे पूरा है, अब सरकार बन गई है, एक बार बैठ के बातचीत करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए मेरा जो एक स्वभाव रहा है, मैं भी कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ, बार काउंसिल का सेक्रेटरी रहा हूँ, 2 बार बार काउंसिल का चुनाव में जीता हूँ, 2 बार विधायक भी मैं बन गया। तो जनप्रतिनिधि रह के काम करना और लोगों की सेवा कैसे की जाती है वो मुझे अच्छे से समझ है। और मैं इस बार भी जीता हूँ अपने काम के कारण। लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद इस प्रकार से मिला कि ये सीट कभी कोई 2-4 हज़ार, पिछली बार भी 880 वोटों से मैं जीता था, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन से जीता हूँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि अभय वर्मा हमारे लिए काम करेगा और काम करके दिखाऊंगा। चलिए, अच्छी बात है कि आप सक्रिय रहते हैं, काम करते हैं। अंत में बस आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर हम करते हैं। रैपिड फायर में मैं आपसे सबसे पहला सवाल करता हूँ, देश का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। सबसे अच्छा विपक्षी नेता कौन, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? मेरे को तो दोनों पे डाउट है, क्योंकि मैं विपक्ष में रहा हूँ 5 साल। मुझे पता है कि मुद्दों पे बात करनी चाहिए। न राहुल गांधी जी मुद्दे पे बात करते, न अरविंद केजरीवाल जी मुद्दे पे बात करते, छीटाकशी करते हैं। छीटाकशी विपक्ष का काम नहीं है। मुद्दों पे बात कीजिए, तथ्यों के साथ बात कीजिए, सरकार को इस चीज़ के लिए प्रेरित कीजिए, उन पे दबाव बनाइए कि वो जिस मुद्दा को आप उठा रहे हैं उसको सुने और उस पे काम करें। दिल्ली की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी रेखा जी का कार्यकाल शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए। लेकिन अगर मैं जब से स्टूडेंट था तब से अब तक का मैं अध्ययन करूं तो मदन लाल खुराना जी को लेकर दिल्ली के लोगों में असीम प्रेम था। और उनकी मुस्कुराहट, उनके दिल्ली के लोगों से संवाद स्थापित करना, और लगता है कि मदन लाल खुराना जी जैसा स्टॉलवर्ट लीडर दिल्ली की ज़रूरत है। और कोशिश करेंगे कि रेखा जी उसी श्रेणी में आए, क्योंकि रेखा जी भी एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ी हैं। और वैसे मुझसे पूछेंगे आप तो मैं साहेब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित का भी नाम लूँगा। उन्होंने भी दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। शीला दीक्षित? हाँ, निश्चित रूप से। अगर 15 साल उन्होंने दिल्ली में शासन किया है तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, और अगर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ तो ये भी बेईमानी होगा। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन हम यही पूछ लेते हैं, दिल्ली की सबसे बेहतर महिला मुख्यमंत्री कौन, सुषमा स्वराज या शीला दीक्षित? देखिए, सुषमा जी को के परफॉर्मेंस पे तो चर्चा करना बेईमानी होगा। उनसे अच्छा और उनसे बढ़िया विजनरी लीडर तो हो ही नहीं सकता जो हमने उनके विदेश मंत्री के कार्यकाल में देखा है। निश्चित रूप से उनको कम समय मिला था और उस कम समय में क्या परफॉर्म करती, तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये दीक्षित और आतिशी मार लेना। निश्चित रूप से आतिशी का नाम नहीं आ सकता, क्योंकि आतिशी डिफेक्टो सीएम बनी थी, मतलब वो परमानेंट सीएम नहीं बनी। तो उसमें शीला जी का ही नाम बेटर होगा, क्योंकि वो 15 साल शासन किए। लक्ष्मी नगर का सबसे बेहतर एमएलए कौन? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मैं बहुत ही अच्छे से स्वीकार कर रहा हूं कि लक्ष्मी नगर के लिए डॉक्टर वालिया एक बहुत अच्छे एमएलए थे। मैंने उनके कार्यकाल को देखा है, मैंने उनके काम को देखा है, और मैं उनकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि जीतने के बाद जब मैं मिलने गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। बंद कमरे में उन्होंने कहा मेरे को कि मैं किसी पब्लिक फोरम पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसलिए खुश हूँ कि लक्ष्मी नगर एक अच्छे हाथों में गया है। तो मैं उनका बहुत आदर करता हूँ
मैं उनसे अपने विधायक बनने के बाद 2 बार 3 बार मिला और उनके नाम से मैंने रोड भी रखवाए पीडी बिहार में। तो निश्चित रूप से वो मंत्री थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। और उन्हीं को ध्यान में रख के मैं उससे आगे का काम लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने आईजीएल गैस पाइपलाइन लेके आया, 80% घरों में मैं पहुँचाया। वालिया जी का सपना था, पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा किया है। और भी बहुत सारे काम हैं, उसको भी मैं आगे करूँगा। अभय जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नगर से बीजेपी के सेकंड टाइम एमएलए अभय वर्मा, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से आंसर भी दिया, ये भी बता दिया कि दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे क्या कारण थे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि लक्ष्मी नगर की जनता बेफिक्र हो जाए, क्योंकि उनको एक ऐसा एमएलए मिला है जो लगातार काम करते हैं, साफ छवि के नेता है, और वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।